अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। Which of the following does not characterize the business environment? बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या कैरेक्टराइज नहीं किया जाता या क्या विशेषता उसकी नहीं है? तो एम्प्लॉयज उसकी विशेषता नहीं है। अनसर्टेनिटी एनवायरनमेंट में होती है, रिलेटिविटी होती है, कॉम्प्लेक्सिटी होती है। बिजनेस में तो एम्प्लॉयज होते हैं लेकिन बिजनेस एनवायरनमेंट में इसे शामिल नहीं किया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट इंडिकेट द इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट? आइडेंटिफिकेशन करता है, इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस, कॉपिंग विद रैपिड चेंज। तो ऑल ऑफ देम राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बिजनेस एनवायरनमेंट में जब आप मार्केट में एनालाइज करते हो तो यहाँ पे बिजनेस में आप आइडेंटिफिकेशन में एक तरह से ये देख लो कि आपकी वीकनेस क्या है और स्ट्रेंथ क्या है, ये भी फाइंड आउट करते हो। ठीक है, ताकि आपको अपॉर्चुनिटी मिल सके और होने वाले नुकसान से आप अपने आप को बचा सको। ठीक है, और इम्प्रूवमेंट भी करते हो अपनी परफॉर्मेंस में ताकि बिजनेस की क्या हो सके, अच्छे से ग्रोथ हो सके। ठीक है, और रैपिड चेंज, जैसा आपका एनवायरनमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप खुद के बिजनेस में चेंजेस लाते हो जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सको और रिस्क को कम कर सको या लॉस को भी कम कर सको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सोशल एनवायरनमेंट? सोशल एनवायरनमेंट पूछा है। ठीक है, तो आपको याद होगा मैक्रो एनवायरनमेंट में 5 होते हैं। पेस्टल, आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाके बिजनेस एनवायरनमेंट पे मैंने एक वीडियो बनाई, वो देख सकते हैं। पी से पॉलिटिकल, ई से इकोनॉमिकल, एस से सोशल, टी से टेक्नोलॉजिकल, एल फॉर लीगल। तो देखिए मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, ये इकोनॉमिकल में चला जाएगा। ठीक है, और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ये लीगल है, कानून बना है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री ये भी लीगल में चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा क्या है, सोशल एनवायरनमेंट। तो सोशल एनवायरनमेंट कंपोजिशन ऑफ फैमिली, फैमिली किस में आती है, समाज, सोसाइटी में। ठीक है, सोसाइटी में किस तरह की फैमिली रहती है, किस तरह के वो मार्केट में चीज़ें परचेज करती हैं। सोशल बिहेवियर एक तरह से कंज्यूमर्स का यहाँ पे आता है। ठीक है, तो यहाँ पे सोशल एनवायरनमेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, लिबरलाइजेशन मीन्स। लिबरलाइजेशन क्या होता है आपका, जब गवर्नमेंट के द्वारा लगाए हुए रूल्स और रेगुलेशंस को कम कर दिया जाए ताकि बिजनेस स्मूथली चलता रहे। तो यही है आपका रिड्यूस्ड गवर्नमेंट कंट्रोल एंड रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट पूछा है बेटा, एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्री। गवर्नमेंट पॉलिसी के जो जब चेंज करती है तो बिजनेस और इंडस्ट्री पे क्या इफेक्ट नहीं पड़ता, नहीं पूछा है आपसे। ठीक है, तो देखिए अगर मोर डिमांडिंग कस्टमर, ये तो इफेक्ट पड़ेगा ही। चेंज इन एग्रीकल्चर प्राइस, इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। इंक्रीजिंग कंपटीशन, इसका भी पड़ता है। मार्केट ओरिएंटेशन, इसका भी पड़ता है। तो राइट आंसर आपका नोट पूछा हुआ है, तो चेंज इन एग्रीकल्चर प्राइस का यहाँ पे कोई भी बिजनेस और इंडस्ट्री पे इफेक्ट नहीं पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिजनेस एनवायरनमेंट इज अ ग्रुप ऑफ पावर, स्पेशल और जनरल दोनों पावर होती है किसमें, बिजनेस एनवायरनमेंट में। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, स्पेशल एंड जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच फैक्टर इज नॉट इंक्लूडेड इन मैक्रो एनवायरनमेंट? मैक्रो एनवायरनमेंट में मैं आपको हमेशा 5 बताती हूँ। पेस्टल, ठीक है, तो पेस्टल यानी पॉलिटिकल, ई फॉर इकोनॉमिकल, एस फॉर सोशल, टी फॉर टेक्नोलॉजिकल, एल फॉर लीगल। इसने यहाँ पे नोट पूछा है कि कौन सा शामिल नहीं होता। एनवायरनमेंट ई से था, ठीक है, सोशल भी था पी से, पॉलिटिकल भी था, और बचा क्या, कॉम्पिटिटर। कॉम्पिटिटर माइक्रो में जाता है बेटा, मैक्रो में नहीं होता, और यही आपसे पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एंट्री ऑफ द मल्टीनेशनल कंपनीज। बेटा ये जो मल्टीनेशनल कंपनी है आप इनको एमएनसीज भी बोल सकते हो। ठीक है, तो पेपर में अगर आपको एमएनसीज देखने को मिले तो कंफ्यूज ना हो। इन लार्ज नंबर इन द इंडियन मार्केट हैज़ क्रिएटेड। जब ये एमएनसीज आपकी इंडिया में मार्केट में बहुत ज़्यादा मात्रा में आ जाती हैं तो उसे क्या होता है, ह्यूज डिमांड, ह्यूज सप्लाई, टफ कॉम्पिटिशन, ह्यूज डिमांड एंड सप्लाई। तो बेटा उससे आपको देखने को मिलता है बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिड्यूसिंग द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर का रोल उसमें कम किया जा रहा है, एंड इंक्रीजिंग द रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, अगर आप पब्लिक सेक्टर के रोल को कम कर रहे हो और प्राइवेट सेक्टर के रोल को बढ़ा रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, आप प्राइवेटाइजेशन कर रहे हो। ठीक है, निजीकरण कर रहे हो। निजीकरण मतलब प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन में क्या होता है, पब्लिक सेक्टर यानी जो गवर्नमेंट सेक्टर होता है उसका रोल प्ले कम हो जाता है, और जो आपका प्राइवेट सेक्टर होता है, जो प्राइवेट ओनर होते हैं, उनका रोल प्ले कंट्रोल ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, आगे देखिए, अंडर द रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक को बेटा आप आरबीआई भी बोलते हो, keeps control on the money supply in order to achieve object of the general economic policy। तो मनी से जो भी रिलेटेड चीज़ें आएंगी वो आपकी मॉनेटरी पॉलिसी में आ जाएंगी। ठीक है, आगे बात करेंगे हम क्वेश्चन में, द इनकम एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट इज कॉल्ड। देखो बेटा, दो पॉलिसी होती हैं आपकी, एक तो अभी मैंने आगे क्वेश्चन में बताई थी, पीछे क्वेश्चन में, मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, और दूसरी कौन सी होती है, फिस्कल पॉलिसीज। तो जब भी बात आपकी आरबीआई से रिलेटेड चीज़ें होंगी कि अगर मनी सप्लाई से रिलेटेड, कि मनी को कंट्रोल करने के लिए, जो मनी की सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए इकोनॉमी में आरबीआई रोल प्ले करता है, तो वो तो सारी आती हैं आपकी मॉनेटरी में। ठीक है, और जहाँ गवर्नमेंट का रोल प्ले होगा, गवर्नमेंट क्या करती है, अपने इनकम और खर्चों की अगर बात कर रही है तो वो फिस्कल पॉलिसी में हो जाएगा। ठीक है, यानी गवर्नमेंट क्या करती है, फिस्कल पॉलिसीज़ में खर्चा करती है, किस पे, रोड बनवा दिए, डैम्स बनवा दिए, और इनके लिए इनकम कहाँ से आती है गवर्नमेंट के पास, टैक्स से। तो जहाँ भी आपको ये 3-4 कीवर्ड्स दिखे, आप यहाँ पे अंदाजे से भी लगा सकते हो कि फिस्कल पॉलिसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन ऑल द कंट्रीज देयर इज अ फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस। फ्री फ्लो मतलब बेटा, मान लो ये इंडिया है, ये जापान है। ठीक है, यानी वर्ल्ड में इंडिया को छोड़ के जो बाकी देश हैं उनके साथ आप बिजनेस कर रहे हो, तो वही होता है फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बिजनेस में चाहे आप गुड्स बेच रहे हो, प्रोडक्ट बेच रहे हो, या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो। ठीक है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग डज इट कम, तो ये किस में आता है बेटा, ये आता है आपका ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, ये आपकी इंडिया कनेक्ट हो रही है पूरे वर्ल्ड के साथ। वर्ल्ड के साथ किस चीज़ में कनेक्ट हो रही है, या तो ये गुड्स बेच रही है या खरीद रही है, यानी ये एक्सपोर्ट कर रही है या इंपोर्ट कर रही है। ठीक है, और या फिर ये सर्विस प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, तो यही होता है आपका ग्लोबलाइजेशन, कि जब आपका देश वर्ल्ड की दूसरे कंट्री के साथ बिजनेस करता है। फ्री फ्लो, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, कुछ भी बेच सकता है, कुछ भी खरीद सकता है और सर्विसेज दे सकता है। तो यही आपका ग्लोबलाइजेशन होता है। और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन चाहिए तो प्लेलिस्ट में जाके आप मेरी वीडियो देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डील्स विद द प्रोसेस ऑफ सिंप्लीफिकेशन ऑफ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जहाँ बात आ रही थी, मैंने बताया आपको ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, लेकिन अब क्या बात कर रहा है कि हमने जो ग्लोबलाइजेशन में सिंप्लीफिकेशन किया है, यानी जो हमने रूल्स रेगुलेशंस थे ना, उनको कम कर दिया है। रूल्स और रेगुलेशंस को कम कर दिया है, तो हमने थोड़ा सा लिबरलाइजेशन कर दिया है, उदारीकरण दिखा दिया है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रोसेस था, एक अगर मुझे कुछ एक्सपोर्ट करना है तो मुझे बहुत सारी चेकिंग करनी पड़ती थी, ये करवाना वो करवाना, गवर्नमेंट से परमिशन लेनी, तो ये बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस था, जिसकी वजह से ना लोग इसको कर भी नहीं पाते थे। तो इस चीज़ को कम कर दिया गया, इसको लिबरलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद द इंट्रोडक्शन ऑफ फोटोस्टेट मशीन इन द मार्केट, जैसे ही मार्केट में फोटोस्टेट मशीन इंट्रोड्यूस की या आई, द कार्बन पेपर इंडस्ट्रीज वाज एडवर्सली अफेक्टेड। जो कार्बन कंपनी की जो इंडस्ट्री थी वो बुरी तरह से प्रभावित हुई। विच कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट।
तो इसमें कौन सा कंपोनेंट है बिजनेस एनवायरनमेंट का जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल था? तो बिजनेस में एक टेक्नोलॉजी आई, ठीक है, एक नई मशीन बना दी जिससे कि पुरानी मशीन का यूज़ कम हुआ। तो ये क्या था? एक नई तकनीकी आई, टेक्निकल इफेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फैक्टर इज नॉट इंक्लूडेड इन इंटरनल एनवायरनमेंट? देखो बिजनेस के जो एनवायरनमेंट हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो बेटा आपका इंटरनल, दूसरा एक्सटर्नल, ठीक है। इंटरनल जो बिजनेस के अंदर होते हैं जिन पे बिजनेस का ज़्यादा कंट्रोल होता है, एक्सटर्नल जो बिजनेस के बाहर होते हैं और जिन पे इसका कंट्रोल कम होता है, ठीक है। अगर ज़्यादा एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप 3rd चैप्टर प्लेलिस्ट में देख लो जाके, बिजनेस एनवायरनमेंट मैंने डिटेल में बताया हुआ है, ठीक है। अब वो कहता है कि इसमें क्या शामिल नहीं होता इंटरनल में, तो ऑब्जेक्टिव, पॉलिसीज, प्रोडक्शन मेथड, ये सारे आपके बिजनेस के इंटरनल चीज़ों से रिलेटेड हैं। बिजनेस में आपका इनसे रिलेटेड डिसीजन लेने की पावर है, इन पे आपका पूरा कंट्रोल है, ठीक है। लेकिन पब्लिक पे आपका कोई कंट्रोल नहीं होता, तो ये इंटरनल नहीं है, ये एक्सटर्नल में आ जाएगा। और एक्सटर्नल के भी एक माइक्रो मैक्रो 2 पार्ट होते हैं, तो ये माइक्रो में आएगा। आगे देखिए, ग्लोबलाइजेशन एम्स एट, ग्लोबलाइजेशन का उद्देश्य क्या होता है? एक्सपोर्ट प्रमोशन, ज़्यादा से ज़्यादा माल दूसरी कंट्री में बेचना, ठीक है, और उसका प्रमोशन करना। फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स, इंपोर्ट लिबरलाइजेशन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ग्लोबलाइजेशन में आपको पाई जाती हैं। आप सामान खरीदते भी हो, आयात करते हो, ठीक है, और उसमें भी लिबरलाइजेशन देखने को मिला है। और जब आप सामान इधर से उधर देते हो तो एक्सचेंज करते हो, तो वहाँ पे कौन सी करेंसी यूज़ करते हो? फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। उसमें भी आपने कुछ रिफॉर्म्स मतलब कुछ सुधार किए हैं, तो ये भी ग्लोबलाइजेशन के उद्देश्य हैं। तो ऑल द ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए बेटा, अ पॉसिबल ऑब्स्टिकल टू ग्रोथ ऑफ प्राइवेटाइजेशन इज, प्राइवेटाइजेशन को ग्रोथ करने में क्या रुकावटें आ रही थी? ऑब्स्टिकल मतलब रुकावटें आ रही थी। तो देखो, सेल ऑफ लीस्ट प्रॉफिटेबल एंटरप्राइजेस, जो बिजनेस बहुत ज़्यादा लॉस में चल रहे थे या घाटे में चल रहे थे या जो प्रॉफिट नहीं कमा रहे थे, पब्लिक एंटरप्राइजेस ने यानी गवर्नमेंट ने प्राइवेट वालों को वही बेचे थे, ठीक है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब जो चीज़ पहले से ही बहुत ज़्यादा लॉस में चल रही हो उसको ग्रोथ पे लाने में बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल तो आएंगे ही ना, तो यही था प्राइवेटाइजेशन में ऑब्स्टिकल। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। प्राइवेटाइजेशन ऑफ ओनरशिप थ्रू सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स इज कॉल्ड, तो ये क्या होता है? डिसइन्वेस्टमेंट्स, कि जब आप अपने बिजनेस को बेच रहे हो, ठीक है, कौन बेच रहा था यहाँ पे? पब्लिक कंपनी, यानी पब्लिक कौन? गवर्नमेंट कंपनी। किसको? प्राइवेट कंपनियों को, ठीक है। एक तरह से प्राइवेटाइजेशन हुआ था। तो प्राइवेटाइजेशन में क्या होता है कि गवर्नमेंट का जो इन्वेस्टमेंट है वो कम हो जाता है या ख़त्म हो जाता है, तो डिसइन्वेस्टमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच अमंग दीज कैन बी कंडीशन फॉर द सक्सेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन? तो ये है बैरियर टू एंटर द मार्केट, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्री लिबरलाइजेशन एरा ऑफ इंडियन इकोनॉमी वाज अंडर द ग्रिप ऑफ, तो राइट आंसर क्या है? अनफेवरेबल एंड अलार्मिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्लियर? देखिए बेटा, ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है, ये क्या होता है? जब गवर्नमेंट आपकी इनकम से ज़्यादा खर्चे कर देती है, यानी एक्सपेंडिचर कर देती है, या फिर इनकम नहीं होने पर खर्चे बढ़ते जाते हैं, तो वर्ल्ड बैंक या दूसरी कंट्री से लोन ले लेती है और फिर लोन को पे करने के लिए उस पर इंटरेस्ट भी चलता रहता है। तो इससे आपका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो क्या हो जाता है? घाटे में चलता है, जो अनफेवरेबल हो जाता है, ठीक है। और प्री लिबरलाइजेशन मतलब जब आपकी एलपीजी
न्यू इकोनॉमी पॉलिसी रिफॉर्म हुई थी 1991 में, उससे पहले ये सब अनफेवरेबल था। हालांकि बाद में भी अभी भी ये घाटे में ही चल रहा है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट आर द डिसीजन टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया परटेनिंग टू इंडस्ट्री सेक्टर इन द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1991। जब नई इंडस्ट्री पॉलिसी बनाई थी तो गवर्नमेंट ने क्या क्या डिसीजन लिए थे ताकि इंडस्ट्री ग्रो कर सके। VRS टू शेड द एक्सेस लोड ऑफ वर्कर्स, जो ज़्यादा वर्कर्स थे, ठीक है, जिन्हें हम काम नहीं दे सकते थे, उनको VRS मतलब वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम के तहत। वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम क्या होती है कि जब वर्कर अपनी इच्छा से रिटायर हो जाता है, ठीक है, तो ऐसे वर्कर्स को रिटायरमेंट दे दी। डिसइन्वेस्टमेंट्स ऑफ पब्लिक सेक्टर शेयर होल्डिंग, डिसइन्वेस्टमेंट मतलब जितने भी आपके पब्लिक सेक्टर्स थे उनको बेच दिया गया। किसको किसको बेचा गया? प्राइवेट लोगों को, ठीक है, प्राइवेट ओनर्स को या प्राइवेट सेक्टर को। नेक्स्ट देखिए आपका रेफरिंग सिक यूनिट टू BIFR। ये BIFR क्या थी? ये इंडस्ट्री जो सिक हो चुकी थी, सिक मतलब जो घाटे में चल रही थी, सिक मतलब यहाँ बीमार नहीं है बेटा, जो लॉस में चल रही थी उनको रिकंस्ट्रक्ट किया गया। रिकंस्ट्रक्ट मतलब दोबारा से उभारा गया, ठीक है, तो उसके लिए डिपार्टमेंट था BIFR। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ओपन फॉर प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन। प्राइवेट सेक्टर के लिए किस चीज़ को नहीं ओपन किया गया या नहीं खोला गया? देखिए, रेलवे था जिसको सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ने अपने ही अंडर रखा, ये प्राइवेट सेक्टर को नहीं दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंपनी इमेजेस एंड ब्रांड इक्विटी इज फैक्टर अफेक्टिंग बिजनेस। कैसे अफेक्ट करती है? एक्सटर्नल, ठीक है, एक्सटर्नली मतलब बाहर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिलैक्सिंग द रेस्ट्रिक्शंस एंड कंट्रोल, यानी जब रेस्ट्रिक्शन और कंट्रोल को कम कर दिया गया ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज, इसका मतलब क्या होता है? लिबरलाइजेशन, कि हमने रूल्स और रेगुलेशन को कम कर दिया है, ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लिबरलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाय विच एक्ट गवर्नमेंट चेक रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड। रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड का मतलब होता है कि यहाँ पे ना गवर्नमेंट कुछ बिजनेस अनुचित ना हो, यानी अनफेयर ट्रेड ना हो, तो उसके लिए कुछ रेस्ट्रिक्शंस यानी प्रतिबंध लगा देती है, ताकि व्यापारी यानी बिजनेसमैन ग्राहकों के साथ कुछ भी गलत ना करे, किसी चीज़ के प्राइस ज़्यादा ना ले ले, उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठा के उनसे ज़्यादा प्राइस वसूल ना करे। तो ये था आपका MRTP एक्ट 1969 में आया था, मोनोपोली रेस्ट्रिक्शन ट्रेड पॉलिसी एक्ट। इसकी फुल फॉर्म भी कई बार आपसे पूछ ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, लिबरलाइजेशन मीन्स, मैंने कई बार बता दिया इसी वीडियो में बेटा, लिबरलाइजेशन क्या होता है? रूल्स और रेगुलेशंस को हटा देना, ठीक है, एक्स्ट्रा प्रतिबंध नहीं लगाएंगे ताकि बिजनेस स्मूथली चल सके। तो लिबरेटिंग द इंडस्ट्री, ट्रेड एंड इकोनॉमी फ्रॉम अनवांटेड रेस्ट्रिक्शन, अनवांटेड रेस्ट्रिक्शन से लिबरेटिंग करना, यानी फालतू के रूल्स और रेगुलेशंस को हटा देना, चाहे वो इंडस्ट्री पे लगे हों, चाहे ट्रेड पे, चाहे इकोनॉमी पे, तो यही आपका कहलाता है लिबरलाइजेशन। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज नॉट इसेंशियल फीचर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का फीचर्स जो नहीं है वो पूछा है। तो इंपोर्ट लिबरलाइजेशन, हम कुछ चीज़ इंपोर्ट करेंगे, दूसरी कंट्री से मंगाएंगे, ठीक है, तो ये तो ग्लोबलाइजेशन है। एक्सपोर्ट प्रमोशन, अगर हम बेचेंगे तो भी है। फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म, ये भी मैंने ग्लोबलाइजेशन में आपको बताया था। तो बचा क्या? राइट आंसर आपका यहाँ पे नॉट पूछा बेटा, जो ग्लोबलाइजेशन में आता। द गवर्नमेंट रीडिफाइंड द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, ये आपका प्राइवेटाइजेशन में आता है, ग्लोबलाइजेशन में नहीं आता। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए बच्चे, विच इज नॉट इसेंशियल फीचर्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का जो फीचर्स नहीं है, देखिए, द गवर्नमेंट रीडिफाइंड द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर।
जो पब्लिक सेक्टर है वो किसको दे देती है, गवर्नमेंट प्राइवेट को, तो ये भी प्राइवेटाइजेशन में आता है। पॉलिसी ऑफ प्लान डिसइन्वेस्टमेंट, जब डिसइन्वेस्टमेंट्स कर देती है पब्लिक सेक्टर टू प्राइवेट सेक्टर, तो ये भी प्राइवेटाइजेशन में आता है। रिफाइनिंग ऑफ सिक इंडस्ट्री, सिक इंडस्ट्री कौन सी, जो घाटे में चल रही थी, वो किसको दे दी थी, टू द बोर्ड ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, यानी BIFR, इसका भी ना आपसे फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है MCQs में, बी फॉर बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, कि एक ऐसा बोर्ड बनाया गया जो कि घाटे में चल रही हुई इंडस्ट्री को दोबारा से अपना पैसा लगा के उन्हें प्रॉफिट पे चलाएगा, ठीक है, या उभारेगा। तो ये सारे काम तो प्राइवेटाइजेशन में हुए थे, लेकिन क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, जो नहीं थे, तो नो रेस्ट्रिक्शंस ऑन एक्सपेंशन ऑन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बिजनेस, बिजनेस को बढ़ाना और घटाने पर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं थे, तो ये चीज़ आपके प्राइवेटाइजेशन में नहीं थी और यही आपसे पूछी है, तो राइट आंसर यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज़ नॉट इसेंशियल फीचर्स ऑफ लिबरलाइजेशन। अब लिबरलाइजेशन का जो फीचर्स नहीं है वो आपको बताना है। नो रेस्ट्रिक्शंस ऑन एक्सपेंशन ऑन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बिजनेस, बिजनेस को एक्सपेंशन होता है, चाहे तो आप बढ़ाओ, कॉन्ट्रैक्शन चाहे आप उसे कम करो, उसके ऊपर कोई भी प्रतिबंध नहीं है, चाहे बिजनेस बढ़े या घटे, कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया जा रहा। ये तो आपको लिबरलाइजेशन में देखने को मिलता ही है कि आप रूल्स रेगुलेशन नहीं लगा रहे हो, ठीक है। दूसरा, फ्री मूवमेंट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, कि आप कितनी भी गुड्स और सर्विसेज फ्री मूवमेंट कर सकते हो, यानी भेज सकते हो, दे सकते हो, ठीक है। फ्रीडम इन फिक्सिंग द प्राइजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विस, आपको पूरी आज़ादी है, फ्रीडम दी जाए तो भी लिबरलाइजेशन का ही पार्ट है। तो इसने नोट पूछा है, गवर्नमेंट रिफाइंड द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर में ये बात कहाँ जाती है आपकी, प्राइवेटाइजेशन में, तो ये आपका लिबरलाइजेशन नहीं हुआ, तो राइट आंसर यही हुआ। आगे देखिए, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्री, इंक्रीजिंग कंपटीशन। देखो, गवर्नमेंट पॉलिसी के जो चेंजेस आए उसका बिजनेस और इंडस्ट्री पर क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है, तो उससे कंपटीशन तो बढ़ गया, मोर डिमांडिंग कस्टमर, कस्टमर भी ज़्यादा डिमांड करने लगे, रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में भी चेंजेस आए, तो ऑल द ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द न्यू सेट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स दैट एम एट गिविंग ग्रेटर रोल ऑफ द प्राइवेट सेक्टर इन द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस एंड अ रिड्यूस रोल टू द पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर का रोल रिड्यूस हो गया, कम हो गया, और किसका बढ़ गया, प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ गया। किस लिए किया हमने, ताकि हमारी इकोनॉमिक रिफॉर्म का मतलब होता है बेटा सुधार हो जाए, यानी देश में जो आपकी आर्थिक स्थिति ना वो अच्छी नहीं थी, उसमें थोड़े और सुधार हो जाए, इसके लिए हमने पब्लिक सेक्टर को किसको दे दिया, प्राइवेट सेक्टर को बेच दिया एक तरह से, ठीक है, ये हैंड ओवर कर दिया। तो ये सब चीज़ किस में आता है, प्राइवेटाइजेशन में, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्राइवेटाइजेशन। बेटा आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं, हाउ मेनी इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ न्यू इकोनॉमी पॉलिसी 1991, इसको NEP भी बोलते हैं 1991। तो ये क्या थी, इसको आप LPG से भी याद कर सकते हो। L मतलब लिबरलाइजेशन, P फॉर प्राइवेटाइजेशन, G फॉर ग्लोबलाइजेशन, यानी कितने फीचर्स थे इसमें, 3, कौन से, LPG, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 फीचर्स थे किसके, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 के। 3 कौन से थे, एक आपका प्राइवेटाइजेशन था, लिबरलाइजेशन था, थर्ड कौन सा था, ग्लोबलाइजेशन। डिटेल में पढ़ना तो बेटा प्लेलिस्ट में चले जाओ, वहां बिजनेस एनवायरनमेंट पे वीडियो बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, वाई इट इज इम्पोर्टेंट फॉर बिजनेस एंटरप्राइजेस टू अंडरस्टैंड देयर एनवायरनमेंट, बिजनेसमैन के लिए, यानी जो आपका ओनर है, मालिक है, जो बिजनेस को चला रहा है, उसके लिए क्यों जरूरी है बिजनेस एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड करना। इट इनेबल्स द फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी, पहले तो वो ये देखेगा कि जो बाहर एनवायरनमेंट है उसमें मुझे अपॉर्चुनिटी मतलब क्या अवसर मिल रहे हैं,
किन चीज़ों का मैं फ़ायदा उठा के बिजनेस की ग्रोथ कर सकता हूँ। इट हेल्प्स द फर्म टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स, और उसमें क्या क्या थ्रेट्स हैं, थ्रेट्स मतलब क्या क्या रिस्क है जिनसे मैं बच सकता हूँ, या क्या क्या लॉस हो सकते हैं मुझे जिनसे मैं बच सकता हूँ। इट हेल्प इन कॉपिंग विद रैपिड चेंजेस, और क्या क्या मार्केट में चेंजेस हो रहे हैं जिनके अकॉर्डिंग मैं चेंज करके वही चीज़ बनाऊँ और बेचूँ जो कस्टमर खरीदना चाहते हैं। तो राइट आंसर आपका ऑल द ऑप्शन हो जाएगा। अब इसी से रिलेट पूछा है, एडवांस अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट विल हेल्प इन एडवांस। अगर हम एडवांस में अंडरस्टैंडिंग करके चलेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट की, तो हमें किस में हेल्प होगी, हमें हेल्प होगी अच्छी प्लानिंग और पॉलिसी फॉर्मेशन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थ्रू एनवायरमेंटल स्कैनिंग, अगर हम एनवायरनमेंट को पहले ही स्कैन कर लेते हैं, स्कैन मतलब एनालिसिस कर लेते हैं, ठीक है, अब बिजनेस फर्म कैन एंजॉय, तो बिजनेस को क्या मिलेगा, फर्स्ट मूवर एडवांटेजेस, सबसे ज़्यादा एडवांटेजेस पहली बार में आपको ही मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंप्लीट अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इज कॉल्ड। बिजनेस एनवायरनमेंट में कंप्लीट अवेयरनेस रखना क्या कहलाता है आपका, भाई पहले से ही आप पूरे एनवायरनमेंट की जानकारी रख रहे हो, ठीक है, तो ये एनवायरमेंटल स्कैनिंग कहलाता है। पहले से ही आप मार्केट को एनालाइज करके चल रहे हो ताकि आप अच्छे से प्लान कर सको। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ अ कंज्यूमर राइट देयर इज अ, मतलब जब कंज्यूमर राइट के लिए हमने एक्ट बनाया तो कब बनाया था, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, हर बार पूछा जाता है, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट ऑफ सिगरेट्स कैरी द स्टैच्यूरी वार्निंग, दिस इज बिकॉज ऑफ, स्टैच्यूरी होती है बेटा वैधानिक, जो लीगली हो, गवर्नमेंट ने कानूनी रूप से आपके लिए बनाई हो, ठीक है, तो ये स्टैच्यूरी वार्निंग किस में चली जाएगी, लीगल एनवायरनमेंट में, ठीक है, राइट आंसर लीगल एनवायरनमेंट। आगे देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट एंड इनोवेशन रिजल्ट इन, क्यों ज़रूरत पड़ती है हम कुछ नया बनाएं या फिर हम अपनी जो टेक्नोलॉजी है उसमें इम्प्रूवमेंट करें, किस लिए, रेंडर एग्जिस्टेंस प्रोडक्ट ऑब्सोलेट, यानी जो ऑब्सोलेट का मतलब होता है पुराना, जब कोई प्रोडक्ट पुरानी हो जाती है, ठीक है, तो उसको हम नया बनाते हैं, उसमें टेक्निकल इम्प्रूवमेंट करते हैं, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, रेंडर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट ऑब्सोलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंक्रीज कंपटीशन इन द मार्केट विल रिड्यूस द प्रॉफिट मार्जिन, क्यों, मान लो ये एक बिजनेसमैन है, यही मार्केट में सब कुछ बेच रहा था, तो सारा प्रॉफिट किसके हाथ में आ रहा था, इसी के हाथ में, ठीक है, अब बी भी आ गया, सी भी आ गया, डी भी, कुछ कस्टमर इसके यहाँ चले गए, इसका प्रॉफिट कम हो गया, कुछ इसके कस्टमर यहाँ चले गए, इसका प्रॉफिट यहाँ से भी कम हो गया, कुछ कस्टमर यहाँ चले गए तो इसका प्रॉफिट यहाँ से भी कम हो गया, तो जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ता जाएगा इसका प्रॉफिट कम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट विल बी द अफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन टैक्स बाय द गवर्नमेंट, देखिए जब गवर्नमेंट आपका टैक्स बढ़ा देगी, मान लो आपको 10% दे रहे थे, अब 12% देना पड़ रहा है, यानी आपकी क्या बढ़ जाएगी, कॉस्ट बढ़ जाएगी, इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, यानी जो चीज़ आप बेच रहे थे 10 रुपये में बेच रहे थे, अब उसे आप 12 में बेचोगे, क्यों, क्योंकि आपकी पहले से कॉस्ट बढ़ गई है, तो आप क्या करोगे, आप अपने प्राइस बढ़ा दोगे, ठीक है, ताकि आपको प्रॉफिट ज़्यादा हो सके। देखिए, व्हाट क्रिएट्स फियर इन द माइंड ऑफ इन्वेस्टर टू इन्वेस्ट इन लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट, ये एक इन्वेस्टर है और इसके ना दिमाग में एक डर बैठा हुआ है कि अगर मैंने मार्केट में यहाँ पे पैसा लगा दिया जो कि अगले 5 साल या 10 साल के लिए, तो हो सकता है मुझे इसमें नुकसान हो जाए, तो इसको डर किस बात का है, क्या चेंज हो सकता है, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी बनी रहती है मार्केट में, अगर कोई नई सरकार आ गई उसने कुछ और रूल्स निकाल दिए, ठीक है, मान लो डिमोनेटाइजेशन, जीएसटी, ठीक है, ये सब नए नए पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ही तो थे जिनसे बिजनेस में नुकसान हुआ था, ठीक है, तो ये डर हमेशा बना ही रहता है। रिडक्शन इन द रोल ऑफ द पब्लिक सेक्टर इज ड्यू टू, पब्लिक सेक्टर का रोल प्ले ड्यू हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगा, किससे, प्राइवेटाइजेशन से, जब पब्लिक सेक्टर अपने फील्ड में
अपना सारा बिजनेस किसको बेच देता है, प्राइवेट सेक्टर को, तो ये प्राइवेटाइजेशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गिविंग फ्रीडम टू इंडियन बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल फ्रॉम ऑल अननेसेसरी गवर्नमेंट कंट्रोल एंड रेस्ट्रिक्शंस इज एन एग्जांपल ऑफ। जब भी बात ये आए कि कंट्रोल रेस्ट्रिक्शंस कम हो रहे हैं तो वो क्या आ जाएगा आपका, लिबरलाइजेशन। नेक्स्ट देखिए, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट इंक्लूड चेंजेस रिलेटेड टू साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट। जब साइंस तरक्की करती है तो कुछ ना कुछ नई चीज़ बना ही देती है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। मेथड ऑफ प्रोडक्शन के तरीके बदल जाते हैं। यूज़ ऑफ न्यू इक्विपमेंट्स, कुछ नई नई चीज़ें आ जाती हैं। तो ऑल द ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुकिंग ऑफ रेलवे टिकट्स थ्रू इंटरनेट फ्रॉम होम और ऑफिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। देखो, आप इंटरनेट की सहायता से ना घर बैठे ही आप क्या कर रहे हो, रेलवे की टिकट बुक कर रहे हो। तो ये कैसा चेंज है, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। ठीक है, पहले तो लोग जाते थे ना रेलवे स्टेशन पे, वहाँ पे जाके लाइन लगाते थे और फिर टिकट बुक करते थे। लेकिन अब चेंजेस कैसे आ गए हैं, टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हुई और आप अपने लैपटॉप से घर पे ही या फिर अपने ऑफिस से इंटरनेट के थ्रू टिकट बुक कर लेते। सो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। एडवर्टाइजमेंट ऑफ एल्कोहलिक बीवरेजेस इज प्रोहिबिटेड मतलब रेस्ट्रिक्शंस लगाना, ठीक है, बंद करना। इज एन एग्जाम्पल ऑफ मतलब जो आपकी एल्कोहल है, दारू, उसका जो यूज़ है वो एक तरह से बंद किया जा रहा है, इस तरह की एडवर्टाइजमेंट आई। तो ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है, तो लीगल एनवायरनमेंट है। ठीक है, प्रोहिबिटेड रिस्ट्रिक्शंस, और रिस्ट्रिक्शंस कौन लगा सकता है, कानून, लीगल, तो लीगली एनवायरनमेंट में आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सब्सिडी टू कॉटन टेक्सटाइल बिजनेस इज द। सब्सिडी दी जा रही है, सब्सिडी मतलब कम चीज़ों पे आपको कम कीमत पे आपको गवर्नमेंट रॉ मटेरियल दे रही है एक तरह से, या फिर कॉटन टेक्सटाइल को सब्सिडी दे रही है, यानी कम कीमत पे जब आपको कुछ प्रोवाइड कराया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, तो ये कैसा एनवायरनमेंट हुआ, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट किसका रूप है, किस में आ जाता है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में। नेक्स्ट देखिए, द ट्रेंड ऑफ हेल्थ एंड फिटनेस हैज़ क्रिएटेड अ डिमांड फॉर प्रोडक्ट लाइक जिम्स, bottled मिनरल वाटर और फूड सप्लीमेंट्स एक्सेट्रा। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ। देखो, अब जो आजकल के बच्चे हैं वो अपनी फिटनेस को लेकर काफ़ी अवेयर है, जिम भी जाते हैं और मिनरल वाटर पीते हैं, ठीक है, फूड सप्लीमेंट्स भी लेते हैं। तो ये कैसा चेंज दिखाई दे रहा है आपको, एक सोसाइटी हमारी चेंज नहीं हो गई है, पहले पुराने ज़माने में चीज़ें नहीं होती थी। तो सोशल एनवायरनमेंट, राइट आंसर क्या हो जाएगा, सोशल एनवायरनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। पहले तो एक ये जीडीपी की फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, ये याद रख लेना। इस कंसर्न विद, किस में आता है ये, जीडीपी होता क्या है कि आप एक साल में अपने देश के अंदर, ग्रॉस डोमेस्टिक मतलब बेटा कि आप अपनी होम कंट्री में, यानी होम कंट्री कौन सी है आपकी, इंडिया, तो एक साल के अंदर आप अपने इंडिया में कितनी चीज़ें, गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हो, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हो, तो उससे पता लगता है कि आपके देश की अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमिकल ग्रोथ कितनी हो रही है। तो ये इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट में शामिल हो जाएगा।